हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर कर दिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब मेल गैमेट क्या होगा? Male gamete is sperm and female gamete is ovum. So here you can see in this diagram, this is the structure of sperm. जो आपको ये टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्पर्म है, और ये जो आपको ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है ओवम। अब एक बार में मेल जो होते हैं वो स्पर्म जो रिलीज करते हैं उसमें स्पर्म काउंट मिलियंस ऑफ होते हैं। कई सारे स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं एक इजैकुलेशन में। इन स्पर्म्स के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन सा स्पर्म कितना हेल्दी है जो इस ओवा को फर्टिलाइज कर पाएगा। ओके, जो स्पर्म जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे स्पर्म हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इस स्पर्म ने इस ओवा को फ्यूज किया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि स्पर्म का ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम, इस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं कुछ एंजाइम्स। उन एंजाइम्स की हेल्प से ये अपना जो एक्रोसोम है फ्यूज करता है ओवम के साथ और उसको डाइजेस्ट कर देता है इस लेयर को। अगर ये स्पर्म ये फ्यूजन में सक्सेस हो जाता है तब इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, सो इट इज अचीव्ड बाय ओनली कपुलेशन। जब कपुलेशन होगा यानी कि मेल और फीमेल का कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, तो इसके थ्रू ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है। बिकॉज जो ह्यूमंस होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज मेल रिलीजेज स्पर्म इनटू वेजाइना। मेल रिलीज करते हैं स्पर्म को वेजाइना में डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। नाउ ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेज ओवम इन ओविडक्ट। अब ये जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की ये कहाँ कंप्लीट होती है? ओविडक्ट में, या जिसको कहते हैं आप फैलोपियन ट्यूब। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देखें। ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब बोथ आर द सेम थिंग। नाउ अब इसको चलिए एक बार समरी हम देख लेते हैं। फीमेल से आपके जो क्रोमोसोम्स आएंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल में भी होते हैं एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मेन आल्सो। नाउ यहाँ से 23 पेयर्स क्रोमोसोम ये ओवा रिलीज करेगा फीमेल, और यहाँ से रिलीज होंगे स्पर्म मेल से। इस ओवा और स्पर्म के फ्यूजन की प्रोसेस को आप कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम दोनों ही यूनिसेलुलर सेल हैं। ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का। अब ये जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है। इसकी कई सारी डिवाइडेशन की स्टेजेस हैं। फर्दर डिवाइड होने के बाद ये फॉर्म करता है एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है फिर फीटस में। फीटस वो पार्ट होता है जहाँ पर किसी होने वाले बेबी का ऑल पार्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल। तो फीटस के लिए आप क्या लिख सकते हैं? वेयर द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ बेबी इज आइडेंटिफिएबल। आप हर एक बॉडी पार्ट को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके कि ये हाथ है, पैर है, मुंह है, आंखें हैं, तो वो कहलाता है पार्ट आपका फीटस। यानी आप कह सकते हैं कंप्लीटली बेबी बन चुका है वूम के अंदर। तो चलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को जैसा मैंने कहा यहाँ पर सेल डिवाइड होते हैं और रैपिड डिवीजन होता है सेल्स का। तो इसको एक नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो व्हाट हैपन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर में है ओवा। इस ओवा में बहुत सारे स्पर्म्स
ट्राई कर रहे हैं इसको फ्यूज़ करने का, कोई एक ही स्पर्म इसको फ्यूज़ करने में सक्सेस होगा, देन फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। अब यहाँ देखिए ये जो येलो स्ट्रक्चर है आपका ये जाइगोट का, इसमें 2 न्यूक्लियाई दिखाए गए हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इस जाइगोट में ये जो रेड कलर का न्यूक्लियाई है ये ओवा से आया था, और जो ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस है ये स्पर्म से आया है। तो जाइगोट में क्या होता है, जो ओवा और स्पर्म है दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद जो नई सेल बनती है उसे आप कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही होता है। अब ये जाइगोट ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 सेल्स बन गई हैं 2 न्यूक्लियस की, इसे बोला जाता है 2 सेल स्टेज। अब ये 2 सेल फिर से डिवाइड करती हैं फर्दर और 4 सेल की स्टेज बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये 4 सेल भी आपस में, इनमें बताया ना मैंने कि रैपिड डिवीजन होता है, 16 सेल की स्टेज बनेगी और 16 सेल की स्टेज के बाद बनेगा मॉरूला। मॉरूला क्या होता है, इट इज अ सॉलिड मास ऑफ ब्लास्टोमियर formed by cleavage of zygote, यानी कि जाइगोट के क्लीवेज से ये जो बार बार फर्दर डिवाइडेशन हो रहा है उसके कारण ये जो सॉलिड मास बन रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहा है, इसको हम कहते हैं मॉरूला। देन मॉरूला के बाद की नेक्स्ट स्टेज है जिसको आप कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, रैपिडली डिवाइडिंग बॉल ऑफ सेल्स, आप सिंपली इसको कह सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट क्या है, रैपिडली डिवाइडिंग बॉल ऑफ सेल्स। फर्दर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो डेवलप होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ब्लास्टोसिस्ट में आप देख पा रहे हैं इसका ये जो पार्ट है इंटरनल, ये क्या होता है, हॉलो है, यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड, और ये जो सेल्स हैं फर्दर डेवलप करती हैं फीटस को, ओके। और ये फ्लूइड जो है यहाँ के न्यूट्रिएंट्स है वो इसके नरिशमेंट में हेल्प करता है, ओके। तो ब्लास्टोसिस्ट से फिर बन जाता है फीटस। अब फीटस में देखिए इसके सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं, कान, आँख, नाक, ये सभी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस चली कहाँ से, यहाँ से फर्टिलाइजेशन से, ये फर्टिलाइज्ड सेल थी, फर्टिलाइज्ड एग के बाद यहाँ पर हो गया चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा। यही फीटस जो है फर्दर 9 महीने तक मदर के बूम में डेवलप होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एक नया इंडिविजुअल। अब इसी प्रोसेस के थ्रू एक बोर्ड में एग्जाम आता है फंक्शन ऑफ, बोर्ड्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्लेसेंटा क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ प्लेसेंटा के बारे में। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको आप प्लेसेंटा बोलते हैं। गाइज ये बिल्कुल गलत है, प्लेसेंटा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। प्लेसेंटा आपको यहाँ पर देखिए ये जो हाईलाइटेड रेड पार्ट दिख रहा है, ये दिस वन, दिस पार्ट इज नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको आप नाड़ा भी बोलते हैं, आपके लोकल लैंग्वेज में नाड़ा बोला जाता है, ठीक है। इस प्लेसेंटा में, ये प्लेसेंटा डेवलप होता है मदर के यूट्रस में, क्योंकि बेबी का जो स्टेब्लिशमेंट है, एम्ब्रियो का फर्दर जो डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में होता है। तो प्लेसेंटा में ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा डेवलप होता है। इसी प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ से एक अम्बिलिकल कॉर्ड जनरेट होती है, जो ये वाइट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। यही अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। ये आप देख सकते हैं बच्चे के नेवल से ये अटैच्ड है। अब इस अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या होता है, यहाँ पर इस अम्बिलिकल कॉर्ड में एक आर्टरी और एक वेन पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए आर्टरी को रेड कलर से दिखाया गया है और जो वेन है वो ब्लू कलर की दिखाई गई है। एज यू नो ऑलरेडी कि आर्टरीज में प्योर ब्लड जाता है और वेन्स में CO2 रिच, दैट्स वाई इसका कलर रेड और ब्लू से
रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर की मोटी ट्यूब आई हुई है अंदर की तरफ, ये क्या लेके आती है बच्चे के लिए मदर के वूम्ब से? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। एंड दिस स्ट्रक्चर जो आपको ये ब्लू कलर CO2 रिच वेन है, ये क्या करती है? बच्चे का जो वेस्ट मटेरियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसियस सब्सटेंस, ये क्या करती है? यहाँ पर ला करके रिलीज कर देती है, जिससे मदर के थ्रू होते हुए ये पार्ट, ये वेस्टेज जो है वो बॉडी से इसके बाहर चला जाए। ओके, तो प्लेसेंटा की डिफिनेशन आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज ए ऑर्गन दैट डेवलप्स इनटू यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा आप लिख सकते हैं इसकी डिफिनेशन, इज एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इनटू यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी in mother's womb. Okay, and this cord like structure is known as umbilical cord. यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ओके, इसका काम क्या होता है? इसमें आर्टरीज और वेन्स होते हैं जो आपके न्यूट्रिशन को पहुंचाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। तो चलिए प्लेसेंटा का काम पढ़ लेते हैं। ये फंक्शन क्या करता है? इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग बेबी। मतलब मदर के बॉडी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करता है, यानी कि ऐसा आप एरो बना सकते हैं कि मदर के बॉडी से ये न्यूट्रिशन देता है बेबी को। इट इज़ एन ऑर्गन दैट डेवलप्स इन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस। फीटस का जो वेस्ट होगा ये इस कॉर्ड के थ्रू ले जा करके प्लेसेंटा में रिलीज करेगा। प्लेसेंटा की सेल से मदर के जो नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आई होप आपको प्लेसेंटा और उसके फंक्शन दोनों ही क्लियर होंगे। नेक्स्ट है, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कैसे सेल्स डिवाइड होती हैं और फीटस का फॉर्मेशन होता है, कैसे बेबी का बर्थ होता है। नाउ व्हाट इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई तब क्या होगा? देखिए, जो फीमेल बॉडी में एग रिलीज होता है वो ओनली एक दिन लिविंग कंडीशन में रहता है। नाउ जब ये एग रिलीज किए जाते हैं, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है बॉडी के दोनों साइड, तो एक मंथ में एक एग रिलीज होता है और नेक्स्ट मंथ में दूसरे ओवरी से एग रिलीज होता है। जब ये एग रिलीज होता है तब यूट्रस जो होता है वो अपने आप को खुद को प्रिपेयर करता है कि ये फर्टिलाइज्ड एग को यहाँ पर स्टेब्लिश करा सके, कैरी कर सके। तो इस प्रिपरेशन के दौरान ये अपनी जो ये लाइनिंग है, यहाँ मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये यूट्रस का ये जो पार्ट है ये क्या करता है? ये यहाँ की जो लाइनिंग है इसको क्या करता है? ये थोड़ा थिक करने लगता है, ताकि जब यूट्रस में यहाँ पर एम्ब्रियो अगर इम्बेड हो तो ये इसको प्रोटेक्शन दे सके, न्यूट्रिशन दे सके। तो यह सेल्फ प्रिपरेटरी इसकी मेथड है एम्ब्रियो को होल्ड करने के लिए। नाउ यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। नेक्स्ट है, इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। अभी मैंने बताया कि ये हर महीने जब एग रिलीज होता है तो अपने वॉल्स को क्या करता है? थिक करता है और स्पॉन्जी करता है, ताकि इसको एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन और नरिशमेंट मिल सके। नेक्स्ट, लाइन स्लोली ब्रेक डाउन एंड कम्स आउट थ्रू द वोजाइना। अगर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो एम्ब्रियो यहाँ एस्टेब्लिश नहीं होगा। इस सीक्वेंस में इसने जो भी प्रिपरेशन की थी सब वेस्ट जाती है, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये क्या करता है? ये जो लाइन इसने बनाई थी ये सभी को क्या करता है? स्लोली ब्रेक डाउन कर देता है। और क्योंकि ये सेल्स से बनी होती हैं, आपके बॉडी का इंटरनल पार्ट है, तो ये सेल्स जब ये बॉडी की लाइनिंग ब्रेक होती है तो आपको पेन फील होता है, और जो ये लाइनिंग इसने प्रिपेयर की थी ये ब्लड के थ्रू आपके वेजाइना से बाहर निकल जाता है, जिसको आप बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, या इसी को आप कहते हैं मेंसेस। मंथली जो आपको ये हर 28 से 30 दिन की एक साइकिल होती है, जिसमें आपका जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ओके, अब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड से रिलेटेड 2 टर्म्स आते हैं, आपकी बुक में मेंशन है। एक है मिनार्की और दूसरा है
मेनोपॉज। तो मेनार्ची क्या है? इट इज ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स इन मार्क्ड बाय मेनार्ची। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब फर्स्ट टाइम जब फीमेल ब्लीड करती है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग को, शुरुआत को बोला जाता है मेनार्ची। नेक्स्ट, इट अकर्स इन एज ऑफ 11 to 16 ईयर्स। ये पहली बार गर्ल्स में कब देखा जाता है? 11 से 16 ईयर, यानी कि टीनेज में। इसीलिए उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल्स इज मार्क्ड बाय दिस। गर्ल रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो रही हैं, इसकी बिगनिंग का ये साइन है कि वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देती हैं। ओके, नाउ मेनोपॉज क्या है? पॉज मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेनो क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। फीमेल्स में जब स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो इसे बोला जाता है मेनोपॉज। ये अकर होता है बॉडी में 45 to 50 ईयर्स। हर एक बॉडी में, जरूरी नहीं है कोई एज फिक्स हो, ना मेनोपॉज की ना मेनार्की की, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल्स कम टू एन एंड बाय दिस। एक बार मेनोपॉज होने के बाद लड़की जो है या फीमेल, ये बेबी को बर्थ नहीं दे सकती हैं। तो ये साइन है कि अब इनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो एंड हो चुकी है। ओके, तो मेनार्ची जो है वो साइन है किसका? रिप्रोडक्टिव फेज की बिगनिंग का, और जो मेनोपॉज है वो रिप्रोडक्टिव फेज के एंड का साइन है। तो आई होप आपको सारे टर्म्स, उनकी फंक्शनिंग अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपने फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।